जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमा। तो इस वीडियो में फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस के जो प्रोसीजर होता है क्राइम से लेकर जजमेंट तक का, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। किसी भी क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमे की शुरुआत होती है वह होती है क्राइम से। जब भी क्राइम होता है तो वह व्यक्ति जाता है थाने में, वह एफआईआर दर्ज करवाता है, या एफआईआर वहाँ पर दर्ज नहीं करते हैं तो ऑनलाइन दर्ज करवाता है। ऑनलाइन भी दर्ज नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में एसपी कार्यालय में आवेदन देता है, और वहाँ पे भी नहीं होती तो एक और रास्ता होता है क्रिमिनल केस का, उसके थ्रू किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। तो इसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद में बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी केस में हराने या जिताने में बहुत ही महत्व रखता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जो एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात आती है गिरफ्तारी की। तो किस परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि गिरफ्तारी हो रही है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो हम थाने में ही बॉन्ड भरकर रिहा हो सकते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल व नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं। तो जब हम जाएंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंदर तो वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई होती है, वे कौन कौन से अपराध हैं जो कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं, ये हम वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन जब यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब गिरफ्तारी होती है तो निश्चित ही जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल जाने के लिए भी प्रक्रिया है जिसे हमें जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक कोई भी पुलिस अधिकारी है वह अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। यदि वह 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखता है तो उसे भी चार्ज किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पेश करना होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि 24 घंटे के अंदर ही एफआईआर की कॉपी भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उन्हें सुपुर्द करना होता है। यहाँ तक होता है पुलिस का रोल, एफआईआर से लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक का काम पुलिस करती है। इसके बाद में बात आती है बेल की। तो बेल जब भी अरेस्ट हो गया उसके बाद में जो बेल से जो रिहाई होती है वह टेम्परेरी रिहाई होती है, जो बेल पर बाहर आते हैं वह टेम्परेरी होती है। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि हाउ टू फाइल बेल की एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। जब भी कोई एफआईआर वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह होती है वहाँ पर जमानत के लिए यदि एफआईआर होती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है क्रिमिनल केस ड्राफ्ट करते समय। जो हम डिफेंस ले रहे हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। साथ में जो बेल पिटीशन हम लगा रहे हैं उसमें एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगाई जाए, और यदि कंप्लेंट केस है उस स्थिति में एक सर्टिफाइड कंप्लेंट की कॉपी भी हम साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई हमारे पास में एविडेंस है तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में साथ में लगा सकते हैं। जब भी हम ड्राफ्ट करें या पिटीशन को ड्राफ्ट करें उस समय हमें उसे ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि कोई डिफेक्ट ना लगे। जब हम फाइल कर देते हैं उसके बाद में बात आती है हियरिंग की। तो हियरिंग जब भी होती है और बेल मिल जाती है उस स्थिति में यदि बेल लोअर कोर्ट में हो रही है तो वहाँ पर हमें बेल बॉन्ड को एक तो साइन करना होता है, साथ ही 2 जमानती की ज़रूरत होती है। जो भी शर्तें हैं वह लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई जाती हैं। साथ ही यदि मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में जो शर्तें होती है वह जज के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मर्डर वगैरह में का सेशन में जब ट्रायल होता है तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर बेल जो पिटीशन नहीं
वहाँ पर CRMP फाइल करना होता है। इसमें भी वह सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो बेल में पेपर लगाने होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर का केस के प्रोसीजर का पार्ट है डिस्चार्ज पिटीशन, उसके बारे में। जब बेल हो जाता है या बेल नहीं होता, दोनों ही स्थिति में कोर्ट मामले को सुनता है, वह सारी बातों को कोर्ट सुनता है। यदि लगता है कि इस मैटर में कोई एविडेंस नहीं है या मामले में कोई दम नहीं है, उस स्थिति में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और यदि वह डिस्चार्ज नहीं करता है और लगता है कि मामले में कुछ सब्सटेंस है, कुछ एविडेंस है मामला, तो ऐसी स्थिति में चार्ज फ्रेम करता है। यदि चार्ज फ्रेम करने से पहले कोई भी व्यक्ति है वह डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। और जब चार्ज फ्रेम किया जाता है उस समय एक्यूज का वहाँ पर मौजूद होना आवश्यक होता है और एक्यूज के सामने ही उसे चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, वह चार्ज फ्रेम किया जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि वह प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं, यानी अपना अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं। कोई भी अपराधी होता है वह अपराध स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यदि वह एक्सेप्ट कर लेता है तब सज़ा सुना दी जाती है। और जब अपराध स्वीकार नहीं करता है तब ट्रायल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है और होता है एग्जामिन इन चीफ। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोर्ट में है, जो गवाहों या विटनेसों का जो विटनेस होते हैं उनका स्टेटमेंट लेता है। वह एग्जामिन इन चीफ का जो प्रोविज़न है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत किया गया है, जहां पर विटनेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो विटनेस हैं उन्हें अपने जो विक्टिम है उसके पक्ष में चीज़ों को बतलाता है। इसके बाद में एग्जामिन इन चीफ के बाद में आता है क्रॉस एग्जामिन की प्रक्रिया, यहाँ से शुरू होती है। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिन की। तो जो क्रॉस एग्जामिन होता है वह विक्टिम के लॉयर के द्वारा नहीं की, बल्कि जो एक्यूज के लॉयर होता है उसके द्वारा किया जाता है। जो गवाही दी जाती है विटनेस के द्वारा, उस पर जो पक्ष विपक्ष की जो चीज़ें होती है वह क्रॉस एग्जामिन में पूछा जाता है। तो क्रॉस एग्जामिन के बाद में होता है आर्गूमेंट, और जब आर्गूमेंट के बाद में सीधी जजमेंट की प्रक्रिया होती है। तो जजमेंट से पहले एक बार फिर 313 का बयान होता है, अर्थात मतलब एक्यूज को एक बार पुनः मौका दिया जाता है कि वह अपने पक्ष को रखे और जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें जो चीज़ें गवाह में आई है, जो आर्गूमेंट किया गया है या फिर जो चीज़ें सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर की गई है उससे क्या इत्तेफाक रखता है या नहीं, इसके बारे में पूरा होता है, एक बार पूछा जाता है। एक्यूज को उसको सुनने के बाद में जो जज होते हैं वह दोनों पक्षों की चीज़ों को देखते हैं और जो ऑनरेबल जज होते हैं इसके बाद में अपना जजमेंट सुनाते हैं। और जजमेंट जब दिया जाता है तब जो जजमेंट की कॉपी है वह एक्यूज को दी जाती है और यदि रिहाई होती है तब तो, और जब रिहाई नहीं होती तो जो यदि कन्विक्ट तो वह कन्विक्ट के रूप में जाना जाता है और जेल भेज दिया जाता है, अर्थात सज़ा सुना दी जाती है। तो जब सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद में एक जजमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद में जजमेंट निकालने की प्रक्रिया की जाती है और अपील में जाया जाता है और अपील के लिए भी समय दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज आगे की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और लीगल अवेयरनेस का ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमा। तो इस वीडियो में फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस के जो प्रोसीजर होता है क्राइम से लेकर जजमेंट तक का, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। किसी भी क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमे की शुरुआत होती है वह होती है क्राइम से। जब भी क्राइम होता है तो वह व्यक्ति जाता है थाने में, वह FIR दर्ज करवाता है, या FIR वहाँ पर दर्ज नहीं करते हैं तो ऑनलाइन दर्ज करवाता है। ऑनलाइन भी दर्ज नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में SP कार्यालय में आवेदन देता है।
और वहाँ पे भी नहीं होती तो एक और रास्ता होता है क्रिमिनल केस का, उसके थ्रू किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। तो इसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद में बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी केस में हराने या जिताने में बहुत ही महत्व रखता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात आती है गिरफ्तारी की। तो किस परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि गिरफ्तारी हो रही है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो हम थाने में ही बॉन्ड भरकर रिहा हो सकते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल व नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं। तो जब हम जाएंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंदर तो वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई होती है, वे कौन कौन से अपराध हैं जो कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं, ये हम वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन जब यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब गिरफ्तारी होती है तो निश्चित ही जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल जाने के लिए भी प्रक्रिया है जिसे हमें जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक कोई भी पुलिस अधिकारी है वह अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। यदि वह 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखता है तो उसे भी चार्ज किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पेश करना होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि 24 घंटे के अंदर ही एफआईआर की कॉपी भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उन्हें सुपुर्द करना होता है। यहाँ तक होता है पुलिस का रोल, एफआईआर से लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक का काम पुलिस करती है। इसके बाद में बात आती है बेल की। तो बेल जब भी अरेस्ट हो गया उसके बाद में जो बेल से जो रिहाई होती है वह टेम्प्रेरी रिहाई होती है, जो बेल पर बाहर आते हैं वह टेम्प्रेरी होती है। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि हाउ टू फाइल बेल की एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। जब भी कोई एफआईआर वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह होती है, वहाँ पर जमानत के लिए यदि एफआईआर होती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है क्रिमिनल केस ड्राफ्ट करते समय। जो हम डिफेंस ले रहे हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। साथ में जो बेल पिटीशन हम लगा रहे हैं उसमें एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगाई जाए, और यदि कंप्लेंट केस है उस स्थिति में एक सर्टिफाइड कंप्लेंट की कॉपी भी हम साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई हमारे पास में एविडेंस है तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में साथ में लगा सकते हैं। जब भी हम ड्राफ्ट करें या पिटीशन को ड्राफ्ट करें उस समय हमें उसे ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि कोई डिफेक्ट ना लगे। जब हम फाइल कर देते हैं उसके बाद में बात आती है हियरिंग की। तो हियरिंग जब भी होती है और बेल मिल जाती है उस स्थिति में यदि बेल लोअर कोर्ट में हो रही है तो वहाँ पर हमें बेल बॉन्ड को एक तो साइन करना होता है, साथ ही 2 जमानती की ज़रूरत होती है। जो भी शर्तें हैं वह लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई जाती हैं। साथ ही यदि मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में जो शर्तें होती है वह जज के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मर्डर वगैरह में का सेशन में जब ट्रायल होता है तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर बेल जो पिटीशन है नहीं, वहाँ पर CRMP फाइल करना होता है। इसमें भी वह सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो बेल में पेपर लगाने होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर का केस के प्रोसीजर का पार्ट है डिस्चार्ज पिटीशन, उसके बारे में। जब बेल हो जाता है या बेल नहीं होता, दोनों ही स्थिति में कोर्ट मामले को सुनता है, वह सारी बातों को कोर्ट सुनता है। यदि लगता है कि इस मैटर में कोई एविडेंस नहीं है या मामले में कोई दम नहीं है, उस स्थिति में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और यदि वह डिस्चार्ज नहीं करता है और लगता है कि मामले में कुछ सब्सटेंस है, कुछ एविडेंस है मामला, तो ऐसी स्थिति में चार्ज फ्रेम करता है। यदि चार्ज फ्रेम करने से पहले कोई भी व्यक्ति है वह डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। और जब चार्ज
चार्ज फ्रेम किया जाता है उस समय एक्यूज का वहाँ पर मौजूद होना आवश्यक होता है और एक्यूज के सामने ही उसे चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, वह चार्ज फ्रेम किया जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि वह प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं, यानी अपना अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं। कोई भी अपराधी होता है वह अपराध स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यदि वह एक्सेप्ट कर लेता है तब सज़ा सुना दी जाती है और जब अपराध स्वीकार नहीं करता है तब ट्रायल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है और आज होता है एग्जामिन इन चीफ। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोर्ट में है, जो गवाहों या विटनेसों का जो विटनेस होते हैं उनका स्टेटमेंट लेता है। वह एग्जामिन इन चीफ का जो प्रोविज़न है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत किया गया है, जहां पर विटनेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो विटनेस हैं उन्हें अपने जो विक्टिम है उसके पक्ष में चीज़ों को बतलाता है। इसके बाद में एग्जामिन इन चीफ के बाद में आता है क्रॉस एग्जामिन की प्रक्रिया, यहाँ से शुरू होती है। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिन की। तो जो क्रॉस एग्जामिन होता है वह विक्टिम के लॉयर के द्वारा नहीं की, बल्कि जो एक्यूज के लॉयर होता है उसके द्वारा किया जाता है। जो गवाही दी जाती है विटनेस के द्वारा, उस पर जो पक्ष विपक्ष की जो चीज़ें होती है वह क्रॉस एग्जामिन में पूछा जाता है। तो क्रॉस एग्जामिन के बाद में होता है आर्गूमेंट, और जब आर्गूमेंट के बाद में सीधी जजमेंट की प्रक्रिया होती है। तो जजमेंट से पहले एक बार फिर 313 का बयान होता है, अर्थात मतलब एक्यूज को एक बार पुनः मौका दिया जाता है कि वह अपने पक्ष को रखे और जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें जो चीज़ें गवाह में आई है, जो आर्गूमेंट किया गया है या फिर जो चीज़ें सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर की गई है उससे क्या इत्तेफाक रखता है या नहीं, इसके बारे में पूरा होता है, एक बार पूछा जाता है। एक्यूज को उसको सुनने के बाद में जो जज होते हैं वह दोनों पक्षों को की चीज़ों को देखते हैं और जो ऑनरेबल जज होते हैं इसके बाद में अपना जजमेंट सुनाते हैं। और जजमेंट जब दिया जाता है तब जो जजमेंट की कॉपी है वह एक्यूज को दी जाती है और यदि रिहाई होती है तब तो, और जब रिहाई नहीं होती तो जो यदि कन्विक्ट तो वह कन्विक्ट के रूप में जाना जाता है और जेल भेज दिया जाता है, अर्थात सज़ा सुना दी जाती है। तो जब सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद में एक जजमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद में जजमेंट निकालने की प्रक्रिया की जाती है और अपील में जाया जाता है और अपील के लिए भी समय दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज आगे की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और लीगल अवेयरनेस का ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमा। तो इस वीडियो में फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस के जो प्रोसीजर होता है क्राइम से लेकर जजमेंट तक का, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। किसी भी क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमे की शुरुआत होती है वह होती है क्राइम से। जब भी क्राइम होता है तो वह व्यक्ति जाता है थाने में, वह FIR दर्ज करवाता है, या FIR वहाँ पर दर्ज नहीं करते हैं तो ऑनलाइन दर्ज करवाता है। ऑनलाइन भी दर्ज नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में SP कार्यालय में आवेदन देता है, और वहाँ पे भी नहीं होती तो एक और रास्ता होता है क्रिमिनल केस का, उसके थ्रू किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। तो इसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन, जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद में बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी केस में हराने या जिताने में बहुत ही महत्व रखता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जो एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात आती है गिरफ्तारी की। तो किस परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के
गिरफ्तार कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि गिरफ्तारी हो रही है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो हम थाने में ही बॉन्ड भरकर रिहा हो सकते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल व नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं। तो जब हम जाएंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंदर तो वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई होती है, वे कौन कौन से अपराध हैं जो कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं, ये हम वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन जब यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब गिरफ्तारी होती है तो निश्चित ही जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल जाने के लिए भी प्रक्रिया है जिसे हमें जानना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक कोई भी पुलिस अधिकारी है वह अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। यदि वह 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखता है तो उसे भी चार्ज किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पेश करना होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि 24 घंटे के अंदर ही एफआईआर की कॉपी भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उन्हें सुपुर्द करना होता है। यहाँ तक होता है पुलिस का रोल, एफआईआर से लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक का काम पुलिस करती है। इसके बाद में बात आती है बेल की। तो बेल जब भी अरेस्ट हो गया उसके बाद में जो बेल से जो रिहाई होती है वह टेम्परेरी रिहाई होती है, जो बेल पर बाहर आते हैं वह टेम्परेरी होती है। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि हाउ टू फाइल बेल की एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। जब भी कोई एफआईआर वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह होती है, वहाँ पर जमानत के लिए यदि एफआईआर होती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है क्रिमिनल केस ड्राफ्ट करते समय। जो हम डिफेंस ले रहे हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। साथ में जो बेल पिटीशन हम लगा रहे हैं उसमें एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगाई जाए, और यदि कंप्लेंट केस है उस स्थिति में एक सर्टिफाइड कंप्लेंट की कॉपी भी हम साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई हमारे पास में एविडेंस है तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में साथ में लगा सकते हैं। जब भी हम ड्राफ्ट करें या पिटीशन को ड्राफ्ट करें उस समय हमें उसे ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि कोई डिफेक्ट ना लगे। जब हम फाइल कर देते हैं उसके बाद में बात आती है हियरिंग की। तो हियरिंग जब भी होती है और बेल मिल जाती है उस स्थिति में यदि बेल लोअर कोर्ट में हो रही है तो वहाँ पर हमें बेल बॉन्ड को एक तो साइन करना होता है, साथ ही 2 जमानती की ज़रूरत होती है। जो भी शर्तें हैं वह लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई जाती है। साथ ही यदि मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में जो शर्तें होती है वह जज के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मर्डर वगैरह में का सेशन में जब ट्रायल होता है तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर बेल जो पिटीशन है नहीं, वहाँ पर CRMP फाइल करना होता है। इसमें भी वह सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो बेल में पेपर लगाने होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर का केस के प्रोसीजर का पार्ट है डिस्चार्ज पिटीशन, उसके बारे में। जब बेल हो जाता है या बेल नहीं होता, दोनों ही स्थिति में कोर्ट मामले को सुनता है, वह सारी बातों को कोर्ट सुनता है। यदि लगता है कि इस मैटर में कोई एविडेंस नहीं है या मामले में कोई दम नहीं है, उस स्थिति में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और यदि वह डिस्चार्ज नहीं करता है और लगता है कि मामले में कुछ सब्सटेंस है, कुछ एविडेंस है मामला, तो ऐसी स्थिति में चार्ज फ्रेम करता है। यदि चार्ज फ्रेम करने से पहले कोई भी व्यक्ति है वह डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। और जब चार्ज फ्रेम किया जाता है उस समय एक्यूज का वहाँ पर मौजूद होना आवश्यक होता है, और एक्यूज के सामने ही उसे चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, वह चार्ज फ्रेम किया जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि वह प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं, यानी अपना अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं। कोई भी अपराधी होता है वह अपराध स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यदि वह एक्सेप्ट कर लेता है तब सज़ा सुना दी जाती है। और जब अपराध स्वीकार नहीं करता है तब ट्रायल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है और होता है एग्जामिन इन चीफ। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोर्ट में है जो गवाहों या विटनेसों का जो विटनेस होते हैं उनका स्टेटमेंट लेता है। वह एग्जामिन इन चीफ का जो प्रोविज़न है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
136 के अंतर्गत किया गया है, जहां पर विटनेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो विटनेस हैं उन्हें अपने जो विक्टिम है उसके पक्ष में चीज़ों को बतलाता है। इसके बाद में एग्जामिनशिप के बाद में आता है क्रॉस एग्जामिन की प्रक्रिया, यहाँ से शुरू होती है। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिन की। तो जो क्रॉस एग्जामिन होता है वह विक्टिम के लॉयर के द्वारा नहीं की, बल्कि जो एक्यूज के लॉयर होता है उसके द्वारा किया जाता है। जो गवाही दी जाती है विटनेस के द्वारा, उस पर जो पक्ष विपक्ष की जो चीज़ें होती है वह क्रॉस एग्जामिन में पूछा जाता है। तो क्रॉस एग्जामिन के बाद में होता है आर्गूमेंट, और जब आर्गूमेंट के बाद में सीधी जजमेंट की प्रक्रिया होती है। तो जजमेंट से पहले एक बार फिर 313 का बयान होता है, अर्थात मतलब एक्यूज को एक बार पुनः मौका दिया जाता है कि वह अपने पक्ष को रखे और जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें जो जो चीज़ें गवाह में आई है, जो आर्गूमेंट किया गया है, या फिर जो चीज़ें सजा दिलाने के लिए यहाँ पर की गई है उससे क्या इत्तेफाक रखता है या नहीं, इसके बारे में पूरा होता है, एक बार पूछा जाता है। एक्यूज को उसको सुनने के बाद में जो जज होते हैं वह दोनों पक्षों को की चीज़ों को देखते हैं और जो ऑनरेबल जज होते हैं इसके बाद में अपना जजमेंट सुनाते हैं। और जजमेंट जब दिया जाता है तब जो जजमेंट की कॉपी है वह एक्यूज को दी जाती है, और यदि रिहाई होती है तब तो, और जब रिहाई नहीं होती तो जो यदि कन्विक्ट तो वह कन्विक्ट के रूप में जाना जाता है और जेल भेज दिया जाता है, अर्थात सज़ा सुना दी जाती है। तो जब सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद में एक जजमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद में जजमेंट निकालने की प्रक्रिया की जाती है और अपील में जाया जाता है, और अपील के लिए भी समय दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज आगे की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और लीगल अवेयरनेस का ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमा। तो इस वीडियो में फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस के जो प्रोसीजर होता है क्राइम से लेकर जजमेंट तक का, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। किसी भी क्रिमिनल केस या फौजदारी मुकदमे की शुरुआत होती है वह होती है क्राइम से। जब भी क्राइम होता है तो वह व्यक्ति जाता है थाने में, वह FIR दर्ज करवाता है, या FIR वहाँ पर दर्ज नहीं करते हैं तो ऑनलाइन दर्ज करवाता है। ऑनलाइन भी दर्ज नहीं होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में SP कार्यालय में आवेदन देता है, और वहाँ पे भी नहीं होती तो एक और रास्ता होता है क्रिमिनल केस का, उसके थ्रू किसी भी क्रिमिनल केस की शुरुआत होती है। तो इसके बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इन्वेस्टिगेशन, जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद में बारी आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो आप जानते हैं इन्वेस्टिगेशन होता कैसे है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी केस में हराने या जिताने में बहुत ही महत्व रखता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं जो एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और समझते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात आती है गिरफ्तारी की। तो किस परिस्थितियों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यदि गिरफ्तारी हो रही है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यदि पुलिस गिरफ्तारी करती है तो हम थाने में ही बॉन्ड भरकर रिहा हो सकते हैं। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल व नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं। तो जब हम जाएंगे IPC भारतीय दंड संहिता के अंदर तो वहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई होती है, वे कौन कौन से अपराध हैं जो कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं और कौन कौन से अपराध हैं जो नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं, ये हम वहाँ से जान सकते हैं। लेकिन जब यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब गिरफ्तारी होती है तो निश्चित ही जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल जाने के लिए भी प्रक्रिया है जिसे हमें जानना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक कोई भी पुलिस अधिकारी है वह अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। यदि वह 24 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी कस्टडी में रखता है तो उसे भी चार्ज किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ही उन्हें पेश करना होता है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि 24 घंटे के अंदर ही एफआईआर की कॉपी भी जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उन्हें सुपुर्द करना होता है। यहाँ तक होता है पुलिस का रोल, एफआईआर से लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस करने तक का काम पुलिस करती है। इसके बाद में बात आती है बेल की। तो बेल जब भी अरेस्ट हो गया उसके बाद में जो बेल से जो रिहाई होती है वह टेम्परेरी रिहाई होती है। जो बेल पर बाहर आते हैं वह टेम्परेरी होती है। उसके बाद में हम ये जानते हैं कि हाउ टू फाइल बेल की एप्लीकेशन कैसे फाइल करें। जब भी कोई एफआईआर वगैरह या क्रिमिनल केस वगैरह होती है, वहाँ पर जमानत के लिए यदि एफआईआर होती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है क्रिमिनल केस ड्राफ्ट करते समय। जो हम डिफेंस ले रहे हैं उन्हें हाईलाइट करना होता है। साथ में जो बेल पिटीशन हम लगा रहे हैं उसमें एफआईआर की कॉपी भी साथ में लगाई जाए। और यदि कंप्लेंट केस है उस स्थिति में एक सर्टिफाइड कंप्लेंट की कॉपी भी हम साथ में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई हमारे पास में एविडेंस है तो उन्हें हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में साथ में लगा सकते हैं। जब भी हम ड्राफ्ट करें या पिटीशन को ड्राफ्ट करें उस समय हमें उसे ध्यानपूर्वक ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि कोई डिफेक्ट ना लगे। जब हम फाइल कर देते हैं उसके बाद में बात आती है हियरिंग की। तो हियरिंग जब भी होती है और बेल मिल जाती है उस स्थिति में यदि बेल लोअर कोर्ट में हो रही है तो वहाँ पर हमें बेल बॉन्ड को एक तो साइन करना होता है, साथ ही 2 जमानती की ज़रूरत होती है। जो भी शर्तें हैं वह लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाई जाती हैं। साथ ही यदि मामला हाई कोर्ट का है तो हाई कोर्ट में जो शर्तें होती है वह जज के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मर्डर वगैरह में का सेशन में जब ट्रायल होता है तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर बेल जो पिटीशन है नहीं, वहाँ पर CRMP फाइल करना होता है। इसमें भी वह सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो बेल में पेपर लगाने होते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर का केस के प्रोसीजर का पार्ट है डिस्चार्ज पिटीशन, उसके बारे में। जब बेल हो जाता है या बेल नहीं होता, दोनों ही स्थिति में कोर्ट मामले को सुनता है, वह सारी बातों को कोर्ट सुनता है। यदि लगता है कि इस मैटर में कोई एविडेंस नहीं है या मामले में कोई दम नहीं है, उस स्थिति में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और यदि वह डिस्चार्ज नहीं करता है और लगता है कि मामले में कुछ सब्सटेंस है, कुछ एविडेंस है मामला, तो ऐसी स्थिति में चार्ज फ्रेम करता है। यदि चार्ज फ्रेम करने से पहले कोई भी व्यक्ति है वह डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। और जब चार्ज फ्रेम किया जाता है उस समय एक्यूज का वहाँ पर मौजूद होना आवश्यक होता है और एक्यूज के सामने ही उसे चार्ज को एक्सप्लेन किया जाता है, वह चार्ज फ्रेम किया जाता है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि वह प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं, यानी अपना अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं। कोई भी अपराधी होता है वह अपराध स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यदि वह एक्सेप्ट कर लेता है तब सज़ा सुना दी जाती है। और जब अपराध स्वीकार नहीं करता है तब ट्रायल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो फिर ट्रायल आगे बढ़ता है और होता है एग्जामिन इन चीफ। इसका तात्पर्य यह है कि जो कोर्ट में है जो गवाहों या विटनेसों का जो विटनेस होते हैं उनका स्टेटमेंट लेता है। वह एग्जामिन इन चीफ का जो प्रोविज़न है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत किया गया है, जहां पर विटनेस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो विटनेस हैं उन्हें अपने जो विक्टिम है उसके पक्ष में चीज़ों को बतलाता है। इसके बाद में एग्जामिन इन चीफ के बाद में आता है क्रॉस एग्जामिन की प्रक्रिया, यहाँ से शुरू होती है। अब बात आती है क्रॉस एग्जामिन की। तो जो क्रॉस एग्जामिन होता है वह विक्टिम के लॉयर के द्वारा नहीं की, बल्कि जो एक्यूज के लॉयर होता है उसके द्वारा किया जाता है। जो गवाही दी जाती है विटनेस के द्वारा उस पर जो पक्ष विपक्ष की जो चीज़ें होती है वह क्रॉस एग्जामिन में पूछा जाता है। तो क्रॉस एग्जामिन के बाद में होता है आर्गूमेंट, और जब आर्गूमेंट के बाद में सीधी जजमेंट की प्रक्रिया होती है। तो जजमेंट से पहले एक बार फिर 313 का बयान होता है, अर्थात मतलब एक्यूज को एक बार पुनः मौका दिया जाता है कि वह अपने पक्ष को रखे।
और जज के सामने पेश किया जाता है। उन्हें जो जो चीज़ें गवाह में आई है, जो आर्गूमेंट किया गया है या फिर जो चीज़ें सज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर की गई है उससे क्या इत्तेफाक रखता है या नहीं, इसके बारे में पूरा होता है, एक बार पूछा जाता है। एक्यूज को उसको सुनने के बाद में जो जज होते हैं वह दोनों पक्षों को की चीज़ों को देखते हैं और जो ऑनरेबल जज होते हैं इसके बाद में अपना जजमेंट सुनाते हैं। और जजमेंट जब दिया जाता है तब जो जजमेंट की कॉपी है वह एक्यूज को दी जाती है और यदि रिहाई होती है तब तो, और जब रिहाई नहीं होती तो जो यदि कन्विक्ट तो वह कन्विक्ट के रूप में जाना जाता है और जेल भेज दिया जाता है, अर्थात सज़ा सुना दी जाती है। तो जब सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद में एक जजमेंट दे दिया जाता है। इसके बाद में जजमेंट निकालने की प्रक्रिया की जाती है और अपील में जाया जाता है और अपील के लिए भी समय दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही। आज आगे की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और लीगल अवेयरनेस का ये प्रयत्न आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।